and some books on conservation diseases. रिचा देखी तो काइंडली फेलिसिटेट अरिंदर वालिया जी. अजीत कुमार जी तो काइंडली फेलिसिटेट नाजिया जी. Message to a lot. प्रोफेसर प्रतापानंद झा जी तो काइंडली वेलकम यू टू वेलकम. NITM श्री राजेंद्र लखनऊ जी, डॉक्टर अजिंदर वालिया जी, नाजिया जी, प्रोफेसर अचल पांडे, डॉक्टर रिचांगी जी, अजीत जी, पाठे जी, संजय झा जी और यहाँ पे उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स. आज का दिन थोड़ा सा यूनिक इसीलिए है क्योंकि इस तरह के वर्कशॉप्स बहुत कम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत कम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. और ये साफ सत्य है कि हर एक चीज़ डिटोरिएट हो रही है. कॉन्स्टेंट डिटोरिएशन एवरी ऑब्जेक्ट. जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी डिटोरिएशन काफ़ी फास्ट होती है. जो इनऑर्गेनिक है उसकी कुछ लाइफ होती है, लेकिन कंजर्वेशन सबके लिए ज़रूरी है. और जिसकी भी जो लाइफ है उस लाइफ को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से जो डिटोरिएशन हो रही है उसमें उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकें. हम यही कर सकते हैं. हम चेंज नहीं कर सकते हैं सत्य को कि अपनाएं लाइफ में. हर एक तरह के मटेरियल के लिए हम जानते हैं कि उसकी फिक्स लाइफ होती है. हम कोशिश करते हैं कि उस लाइफ तक उसकी जो भी डिफाइंड लाइफ है उस लाइफ तक वो जिंदा रहे. किसी और एजेंट्स के चलते उसकी जो लाइफ है वो कम नहीं हो सके. आप लोग म्यूजियम एंड गैलरीज से हैं. अगर हम म्यूजियम, गैलरी, आर्काइव्स और लाइब्रेरीज की बात करें जिसको हम ग्लैम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं इंटरनेशनली, उस ग्लैम इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे पास मटेरियल है या तो टेक्सचुअल होती है या विजुअल होती है या ऑडियो विजुअल होती है. और इन तरह सब तरह के मटेरियल के लिए सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है. उस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसकी जो लाइफ है वो डिफाइन होती है. और अगर हम ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में या आर्ट फॉर्म्स के रूप में इसको देखें तो वो या तो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में है या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के फॉर्म में है. अगर विजुअल में देखें तो वो फोटोग्राफ्स के फॉर्म में है, नेगेटिव्स के फॉर्म में है, मैप्स के फॉर्म में है. अगर हम ऑडियो विजुअल में देखें तो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिसमें वो प्रिजर्व है. जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हमें दो एस्पेक्ट को देखना पड़ता है. एक तो जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस में जो डिके हो रही है वो स्लो होती है. उसको बचाना थोड़ा सा ईजी है क्योंकि डिके एक दिन में नहीं हो जाती है, वो टाइम लेती है. और हमारे पास उतना टाइम रहता है कि उसमें जो कंटिन्यूस डिके हो रही है, जो स्लो डिके हो रही है, उसको किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करें. उस जिस एजेंट के चलते जिस चलते वो हो रही है उसको कैसे रेस्ट्रिक्ट करें. जो दूसरा ऑप्शन है वो है जब कहीं पर रिसर्च कराती है तो उसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें. और उसके लिए कुछ फिक्स नॉर्म्स हैं. अगर हम उसको फॉलो करें तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. हम ये कभी नहीं बोल पाएंगे कि अब ये हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है. ये समय के साथ हमेशा ही हमें चेक करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट्स को. और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है किसी भी आर्काइव्स के लिए या म्यूजियम्स के लिए. ये देखना कि उसकी लाइफ को हम कैसे चेक करें, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है,
हमारी पीरियोडिसिटी क्या होनी चाहिए कि जितने दिन के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट को फिर से बार बार देखना है। एक ये जनरल धारणा है कि अगर हमने चीज़ों को डिजिटाइज कर दिया तो अब सब कुछ सुरक्षित हो गई, लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की धारणा आप लोग नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को डिजिटाइज करते हैं एक अलग तरह के मेंटेनेंस की एक्टिविटी उसके ऊपर में शुरू होती है। एक 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 डिजिटल प्रिजर्वेशन की एक अलग प्रक्रिया है जिसके ऊपर में हम काम करना शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ही ऑफिस डिस्क में अपने डेटा को प्रिजर्व करते थे, फिर बाद में हमने सीडीज एंड डीवीडीज में रखना शुरू किया और वो सब सारे के सारे मीडिया खत्म हो गए, तो अब पेन ड्राइव्स भी खत्म होती चली जा रही है धीरे धीरे। तो टेक्नोलॉजीज हमेशा चेंज होती जा रही है। इतना ही नहीं, जिस फॉर्मेट में हमने स्टोर किया था वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो और जिस एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं वो भी चेंज हो रही है। ये 3 तरह के चैलेंजेस हैं और ये केवल हमारे लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। तो ये सोचना कि जो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास 500 साल से 1000 साल से है उसको अगर हमने डिजिटाइज कर लिया तो हमने बहुत ज़्यादा सुरक्षित कर लिया। भाई वो तो 1000 साल से था, आज अगर हम कोई डेटा बना रहे हैं तो ये कितना दिन तक हम इसको सुरक्षित कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी जानने की ज़रूरत है कि पिछले 20 साल से हम जो भी डेटा बना रहे हैं सब डिजिटल फॉर्म में बना रहे हैं। All our equipments gives the digital output, whether it is the camera, whether it is the mobile, whether it is the laptop. So all these data are in digital format. Now how to preserve these data for the future generations? So one is the analog form of data, which is there since many centuries, and another part is the digital data, which has very limited life, but it's there since last 20 years, and we don't have any alternative. डिजिटल डेटा के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आज हम बैंकिंग भी करते हैं, आज हम कम्युनिकेशन भी करते हैं, सारे ईमेल, सारे व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं सब डिजिटल फॉर्म में है, हम उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू लिव विद दैट, बट इन दैट ओनली वी हैव टू आल्सो प्लान दैट हाउ टू प्रिजर्व दैट डिजिटल डेटा, एंड दैट इज द मेजर चैलेंज। कल्चर में हम ये भी बोलते हैं कि कल्चर का जो डेटा है वो जितना पुराना है वो उतना ऑथेंटिक है, और टेक्नोलॉजी जितना नहीं है उतना यूजफुल। अब इन दोनों के बीच में बैलेंस हम कैसे बनाएं, ये भी एक चैलेंज है, और इसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने हैं वर्ल्ड वाइड 2012 के बाद से। ये भी इसके लिए चैलेंजेस वर्ल्ड के सामने में 2004 से ही आनी शुरू हो गई, और डिजिटल प्रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के ऊपर में पूरी दुनिया में उसी टाइम में काम करना शुरू हुआ। इंडिया भी 2008 से इसमें इन्वॉल्व है और 2012 में इसकी फर्स्ट स्टैंडर्ड बनी थी, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने काम करना इसके ऊपर शुरू किया है। तो ये जो लाइब्रेरी और आर्काइव्स में ये लोगों के बीच में भ्रम है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज कर लिया तो वो सुरक्षित हो गई है, वो नहीं है नेसेसरी, उसके लिए अपनी लाइफ है। और तीसरी चीज़ ये है जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं, कि एक एनालॉग ऑब्जेक्ट्स के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में जो खर्च होती है उसके कंपैरिजन में डिजिटल डेटा के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगती है। अगर हम किसी एक डिजिटल डेटा को अगर चाहेंगे कि आज के 50 साल बाद भी वो हमारे पास एक्सेसिबल हो, तो कितना अमाउंट खर्च होगा उसको हम आज के डेट में काउंट भी नहीं कर सकते। तो डिजिटाइजेशन के लिए जाइए, लेकिन डिजिटाइजेशन के पीछे भागिए नहीं। हमें उसी डेटा को डिजिटाइज करना चाहिए जिसका हम श्योर हैं कि उसको इमीडिएटली हमें ज़रूरत है, इमीडिएटली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन के लिए डिजिटल डेटा से बेटर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि उस डेटा को जब आपने एक बार एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो उसके आप कितनी भी कॉपी बनाइए तो जनरेशन लॉस नहीं होती, क्वालिटी लॉस नहीं होती। ये सब बेनिफिट है डिजिटल डेटा के, और इसीलिए पूरा का पूरा दुनिया डिजिटल डेटा की तरफ भाग रही है। उस बेनिफिट को हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जब हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमें इतना कॉन्शियस बनने की ज़रूरत है कि हम ब्लाइंडली इस टेक्नोलॉजी को नहीं फॉलो करें। टेक्नोलॉजी के जो लिमिटेशंस है उसके साथ उसको एक्सेप्ट करें, और अगर हम उसके साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे तो फेल होने के चांसेस कम हैं। एक तीसरी चीज़ जो है जो लाइब्रेरीज में हम देखते हैं कि जो
ऑब्जेक्ट्स हैं, उस ऑब्जेक्ट्स को जब हम डिजिटाइज करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स की जो डिजिटाइजेशन हो गई उससे रिलेटेड जो उसका मेटा डेटा है उसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं करते, वो आइसोलेटेड रहती है। उसके आइसोलेशन से प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, इस ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन कैसे हम देखें, उस ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे जानें। एक तो ये भी चीज़ है कि बहुत सारे म्यूजियम्स में जो क्यूरेटर्स हैं उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन रखा है वो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखा है, और ये एक बहुत बड़ा चंक उस इन्फॉर्मेशन का वो बेसिकली उनके पास ही है। जब भी कोई डेटा एक्वायर होती है तो उसका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जनरली वो हम रिकॉर्ड पे नहीं डालते हैं कि हमने कैसे उसको एक्वायर किया, लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि ये जो हम डेटा अभी जो लाइब्रेरी में है, जो आर्काइव्स में है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को हम आगे को कम्युनिकेट करते हैं। तो एक लेवल की गैप वहाँ पे आती है कि जो एक्विजिशन से लेकर के और रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के बाद जब हम कम्युनिकेट करते हैं और अगर उसको हम डिसएसोसिएट कर देंगे डेटा को और ऑब्जेक्ट को, तो इसके लिए भी किस तरह से हम आगे काम कर सकते हैं उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। एक ऑब्जेक्ट ऐसा है उसके अराउंड आप पूरा का पूरा म्यूजियम बना सकते हैं। अगर उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो हर एक चीज़ के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्सुअल हो, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो विजुअल हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि ये अगले 3 दिन का जो यहाँ पे वर्कशॉप होगा उसमें उसके जो लाइसिटीज़ है उसके बारे में आप लोग जानने की कोशिश करेंगे। हर एक ऑब्जेक्ट को किस तरह से प्लान करें, किस तरह से प्रिजर्व करें, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सबको मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जब जाएंगे तो कुछ न कुछ थॉट प्रोसेस में ज़रूर चेंज होगी, और उसको आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप लोग अपने इन्वायरमेंट में उसको किस तरह से देख रहे हैं, कितना एप्लीकेबल है। थैंक यू।